बिल्कुल। और आइए सर्वे आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल का सर्वे आपके सामने रखें। 294 सीटें हैं और 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा है 148 का। 148 का ये बहुमत का आंकड़ा कौन छू पाता है? बीजेपी को मिलता है एज या टीएमसी बरकरार रखती है अपनी सत्ता को? ये देखना अब वाकई में दिलचस्प होगा। स्क्रीन पर नंबर आपके आ चुके हैं। मेट्राइज का सर्वे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिल सकते हैं 140 से 160 सीटें। 140 से 160 सीटें टीएमसी को और बीजेपी को 130 से 150 सीटें जो है वो जा सकती हैं। अन्य को 8 से 16 सीटें, 148 सीटें जो हैं वो चाहिए सरकार बनाने के लिए। और उसमें अगर आप देखें तो मुमकिन दोनों के लिए दिखाई दे रहा है। 148 को क्रॉस करने की संभावना दोनों ही अलायंसेस में दिखाई दी, लेकिन टीएमसी आगे है। आप मोटा मोटा देखें 10 सीटों का अंतर जो है दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। वोट शेयर में 2% का अंतर। तो तृणमूल कांग्रेस अभी भी भारतीय जनता पार्टी से आगे है इस चुनाव में, ओपिनियन पोल का ऐसा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी 41% वोट हासिल कर सकती है, टीएमसी 43% वोट हासिल कर सकती है। लेकिन अगर आप पिछली बार से तुलना करें तो 4% वोट बीजेपी गेन कर रही है और वो सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसको और क्लोज, इस फाइट को और नैरो भारतीय जनता पार्टी अभी, क्योंकि वक्त है और प्रचार भी थोड़ा बाकी है पश्चिम बंगाल में, उतना नजदीक इसको ले जाएगी या टिपिंग पॉइंट के पार वो जा पाएगी? अभी फिलहाल लेकिन सर्वे ये कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को एक एज है, 2% वोट का अंतर है और सीटों में भी 10 सीटों का गैप जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन लड़ाई एक कांटे की है और इसमें किसी भी और ये जो है आप कांटे की सुई जो है वो झुकी हुई देख सकते हैं जब पहले फेज की पोलिंग होगी 23 अप्रैल को। फिलहाल ये है आपके सामने ओपिनियन पोल। 140 से 160 टीएमसी, 130 से 150 भारतीय जनता पार्टी और अन्य 8 से 16। इस अन्य में लेफ्ट भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और इसके अलावा एआईडीएम, माफ कीजिएगा, हुमायूं कबीर की पार्टी और एआईएमआईएम, वो भी सब इसी के अंदर है और कोई टक्कर में नहीं। लेकिन लड़ाई जो है वो सीधी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी और बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, इनके बीच में सीधा कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। मनोज जी स्ट्रेट बैट से खेल गए, आप बीच का गेम खेल गए। शायद समय अभी बीच का ही खेलने का था। देखिए 2-3 चीजें बंगाल में जो मैं समझा हूं और जो फर्स्ट में बोला था कि बंगाल में पोल किस तरीके से हो रहा है। यदि शांतिपूर्वक पोल हो रहा है वो बीजेपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। यदि हिंसा हुई तो फिर उसके वोटर डरेंगे और नहीं निकलेंगे। लेकिन आम जनता चाहती है कि इस बार वहां पे बदलाव हो। लेकिन इसके बाद भी देखिए जो फर्स्ट फेज में होने जा रहा है 152 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको गेन करके आना चाहिए और जो मेरा अपना ओपिनियन है उसमें उसके हिसाब से 97 सीटें हम यहाँ से जीत कर आ सकते हैं, माने एनडीए आ सकती है। तो यदि यहाँ पे 97 तक जा सकती है बीजेपी तो ये बहुत बड़ा गेन होगा। मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी उनको करना चाहिए। कितने आपने बताया कितने में से? 152 है। 152 पहले फेज की 152 में से बीजेपी 97 आप कह रहे हैं? मैं 97 कर रहा हूं और 55 तक मैं कह रहा हूं कि टीएमसी आएगी। ये पहले फेज का मेरा अपना ओपिनियन है कि इस तरह का होगा और यहाँ पे वही जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी गेन कर सकती है। आप मुर्शिदाबाद, मालदा, मेदिनीनगर ये सब पे जाकर आप सीट नहीं निकाल कर लाएंगे। आप पहला फेज बीजेपी का होगा, आपका असेसमेंट ये? सेकेंड फेज में भी उनको निकाल कर लाना है, कम से कम 60 सीटें उनको लेकर आना ही होगा क्योंकि वो जो एरिया आएगा उसमें भी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलग है, लेकिन वहां से आपको जीत कर लाना होगा। और ये हुआ, देखिए क्या है कि जहां पे 92 सीटें ऐसी हैं जहां पे 20,000 वोटों का डिफरेंस रहा है पिछली बार टीएमसी का और वहां उस 20,000 से वोट में वहां पे लगभग 48,000 से लेकर 85,000 तक का एसआईआर में वोट कटा है। ये ऐसा नहीं है कि सब टीएमसी के हैं, लेकिन यदि वहां पे जीत से अधिक जो कैंडिडेट जीता है उससे ज्यादा का वोट कटा है तो उसके मायने तो साफ नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वोटर होते हैं, वोट होते हैं, रीजनल पार्टी चाहे जिस स्टेट में काम करती होगी वो सबसे ज्यादा बोगस वोट वही कराती है और ये उसके अंदर आएगा। दूसरा एक सबसे बड़ा है कि जो ग्रेटर कलकत्ता का एरिया है जहां पे 110 105 सीटें जो आती हैं जिसपे 90 सीटों पे टीएमसी का कब्जा रहता था
उस 90 सीटों में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस पर 50 सीटें जीत करानी होगी, क्योंकि ये वो है जहां पे बड़े बड़े बिल्डिंगों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मनोज जी, लेकिन ये बताया, अब इसके बाद तो आप सर्वे दिखा नहीं पाएंगे बंगाल का। तो मैं एग्जिट पोल दिखाऊंगा ना। एग्जिट पोल पे तो फिर सभी कुछ हो जाएगा। लेकिन ये मुझे बताइए, अभी से लेकर आप कह रहे हैं क्योंकि पहले फेज का इलेक्शन आप देखना चाहते हैं, उसके बाद आप कोई पक्की ओपिनियन अपनी बनाते हैं, 100%। तो यहां से लेकिन संभावना ग्राफ वाइज किसकी ज्यादा है, टीएमसी के ऊपर जाने की या बीजेपी के ऊपर जाने की? जोड़ दें, ये कह रहे हैं आना होगा, आ रही है कि नहीं, ये बताइए ओपिनियन। ये मैंने कहा कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा तो समझ में आएगा कि पोल का नेचर किस तरीके से है। ट्रेजेक्टरी क्या है दोनों पार्टियों की? अपवर्ड ट्रेजेक्टरी किसकी है, डाउनवर्ड किसकी है? देखिए, अपर तो इसलिए टीएमसी को दिया जा रहा है कि उसके जो वोटर हैं और जो उसके कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव है, रोड पे उतर कर वो सब कुछ त्याग देना चाह रहे हैं ममता के लिए कि भाई हमको ममता की सरकार चाहिए। नहीं, बीजेपी ये वो नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन यहाँ से आप यही पहले- बता रहे हैं ना कि वो ऊपर, अब थोड़ी सी भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना। तो अभी मुझे लगता है आप सवाल नहीं समझे, किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। नहीं, वो कर रहा है तो मैं बता रहा हूँ ना, बीच का रास्ता निकाले देवेंद्र जी तो रोक दे रहे हैं। बीच का ये रास्ता आज विकेट नहीं देंगे अपना। इसमें बीच का रास्ता कहाँ, टीएमसी तो नीचे ही नहीं, आएगी नहीं, ना। नीचे भाई 77 से यदि मैं जा रहा हूं कि बीजेपी 150 तक जा सकती है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी कर ही रही है। वो आपने गेन दोनों कर को रही है। बता दिया कि 150 तक जा सकती है, बीजेपी नहीं, भी उसके बता लिए- दिया और टीएमसी भी बता दिया। उसके मैंने क्या कहा कि फर्स्ट नेचर होने दीजिए पूरी तरह के लिए। आज के डेट में किसी भी हम लोगों से ज्यादा बेहतर होगा कि एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, वो भविष्य पढ़ेगा, लेकिन वोटरों को पढ़ना आज के डेट में वो चूंकि डरे। बंगाल का ऐसा इलेक्शन है जहां पे अभी भी 48% लोग बताना नहीं चाहते हैं कि मैं किसको वोट दे रहा हूं। चलिए, और सबसे नेताओं की ज्यादा बॉडी लैंग्वेज 7 को अगर बजे से पढ़े- पहले आप बता के जाएंगे कौन जीत रहा है बंगाल। नहीं, बस ये प्रॉमिस चाहिए आपसे। जनता जीत कर आएगी इस बार, मुझे उम्मीद है। फिर इनको भी बंधक बनाया जाएगा। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को अगर पढ़ें प्रदीप जी, तो यहाँ पर ममता बनर्जी मुश्किल में तो दिख रही है। उनका जो पूरा का पूरा कैंपेन है, बजाय इसके कि वो 15 साल के अपने कामों को बताएं, वो ये बता रही हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो बंगालियों के साथ क्या हो जाएगा, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो उनसे क्या छिन जाएगा। इससे समझ में आ रहा है कि मुश्किल है उनके सामने इस बार। देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति की 2 यूएसपी है खासतौर से। एक, उनकी आक्रामकता, जिस तरह की राजनीति करती हैं आक्रामक तरीके से और हमलावर रहती हैं हर समय, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे। दूसरा, विक्टिम कार्ड खेलने का उनका जो उनका गुण है, या कहें आप जो उनकी दक्षता है। आप देखिए, उन्होंने सीएए का विरोध किया, उन्होंने उसके बाद वक्फ एक्ट का विरोध किया, एसआईआर का विरोध किया। ये 3 बड़े मुद्दे थे पश्चिम बंगाल के लिए और उनके कोर वोटर के लिए। तीनों में से किसी में उनको सफलता नहीं मिली। तीनों पर उनको बैकफुट पर जाना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। सीए लागू हो रहा है, वक्फ एक्ट लागू हो रहा है और एसआईआर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रहा है। तो वो एसआईआर रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अभी जो घटना हुई है मुर्शिदाबाद की, आप उससे समझ लीजिए कहां तक। दूसरा, उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो बिना जो है आधार के तर्कहीन बातें कर रही हैं कि भाषा खत्म हो जाएगी, खान पान खत्म हो जाएगा, बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा। ये बातें जो है वो जनता के मन में नहीं जाने वाली हैं। अब आप उनकी जो योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका बड़ा असर है, खासतौर से जो महिलाओं के लिए। सर, मेरा सवाल छोटा सा, हाँ, सॉरी आज आप हाँ, कंप्लीट कर लें। नहीं, हम कह रहे हैं कि अब आप देखिए, उसका डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया। एक योजना है उनकी बेरोजगारी भत्ते की योजना, उसका आप देखिए, उसमें क्या क्या रखा है। 40 साल की अपर लिमिट रखी है। 15 साल से आप सत्ता में हैं, जो 40 साल वाला आज है वो उस समय 25 साल का था। आप 15 साल में उसको रोजगार नहीं दे पाई। अभी रोजगारी सर, लेकिन अगर जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया तो सर्वे में क्यों नहीं आ रहा अभी मनोज जी के? मनोज जी डर के नहीं बोल रहे हैं, मुझे सारे सर्वे के लोग, मैं केवल मनोज जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बंगाल की राजनीति है उसमें जिस तरह से लोग बोलने से डरते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जो मुझे दिखाई दे रहा है टीवी चैनल्स पे, अखबारों में, जिस तरह की ओपिनियन आ रही है, लोगों के जो बयान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि लोगों के मन का डर निकल गया है। जो पिछली बार था उसकी तुलना में बहुत कम रह गया, पूरा खत्म हो गया ये तो नहीं कह सकते। तो वो ऐसा दिखाई दे, वो हिंदी फिल्म का एक गाना है, जो हम पे गुजरनी है एक बार गुजर जाए तो अच्छा। तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में है कि अब इस राज से मुक्ति पाना चाहिए। ये जो है
अब इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। और नहीं, इस डर को मिटाने के लिए बीजेपी ने भी तो काम किया है ना देवेंद्र। बहुत काम अगर किया है। अमित शाह ये कहते हैं कि मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहूंगा, मैं देखूंगा जिसको मुझसे मिलना है वो मुलाकात करे, मुझसे मिले, तो कम से कम अपने वोटर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस तो वो पैदा कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पर हैं, अगर आप वोट देने के लिए निकल रहे हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, डरिए मत। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। और सौरभ ने जो बात पूछी थी मनोज जी से, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये किसी राजनीतिक विश्लेषक या सेफोलॉजिस्ट की बात नहीं है। टीएमसी के लोग भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी ऊपर जा रही है। अब वो ये अलग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन 77 से 100 तक तो आप मान ही रहे हैं। और टीएमसी के बड़े बड़े नेता भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 100 क्रॉस नहीं करेगी। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन आप बीजेपी का मान रहे हैं, अपना डाउनवर्ड उस कंडीशन में मानेंगे अगर बीजेपी 100 तक जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दो चीजें सौरभ और प्राची बहुत अनडिसाइडेड तस्वीर दिखा रहा है कि पहली बात तो ये कि एसआईआर का किस कंस्टिट्यूंसी पे कितना असर पड़ेगा, और दूसरी चीज कि वोटर्स के अंदर का डर खत्म हुआ है क्या इतना कि वो वोट जाके दे। सौरभ, आपको जान के हैरानी होगी कि पार्टी की तरफ से जो कॉल सेंटर लगते हैं ना, जैसे बीजेपी ने भी बहुत सारे कॉल सेंटर बना रखे हैं जिसमें फोन कॉल पे वहां के लोगों से बातचीत करके उनका फीडबैक लिया जाता है। जो रिपोर्ट आती है उसमें असम में लोग खुल के बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में खुल के बात कर रहे हैं, केरला में खुल के बात कर रहे हैं, बंगाल में लोग फोन पर अपना रिपोर्ट भी नहीं देना चाह रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं जैसे कॉल सेंटर से कोई फोन जाता है तो सीधे मना करते हैं कि इसमें हम बात नहीं करना चाहेंगे। मतलब क्या कि उनके अंदर का जो डर है वो उनको फोन पर यह बात कहने की इजाजत नहीं देता कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे और इसकी वजह से नहीं देंगे, या इसको देंगे और इस वजह से देंगे। उनको ये भरोसा नहीं है कि कौन बात कर रहा है। बिल्कुल, और ये बात न जाने कहाँ चली जाएगी, और अगर बात ये खुल जाए तो फिर हमारे ऊपर क्या आ जाएगा। इसमें एक बात जोड़ दूं, वहाँ के लोग फोन करके जो बंगाल के लोग काम कर रहे हैं देश में, छोटे जैसे होता है ना बिहारी, बड़े पैमाने पर बिहार में माना गया था कि यहाँ से वोट जाएगा, वो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी भी, कल भी मेरे पास रात को मैसेज आया, मैंने जैसे दक्षिण भारत में भी बंगाली हैं, दिल्ली में भी हैं और जगह है, बॉम्बे में, उनको ये कहा जा रहा है, मतलब यूल सरप्राइज की, मतलब ये कहा गया कि भाई तुम्हारी जमीन छिन जाएगी यदि तुम आकर के यहाँ वोट डालो। अच्छा, यहाँ तक टीएमसी कर रहा है। तो मैंने अपने एक मित्र जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनको फ़ोन से बात कराई कि भाई इसको समझा दो, देखो ऐसा नहीं तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। यदि मैं नहीं गया, मैंने जो मेरे साथ काम करता है तो बंगाली, जो ज़्यादा वो नहीं है, मैंने ड्राइवर है बल्कि मैं नाम कह रहा हूँ, उसको धमकी दे करके तेरी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, तू या तो वोट डालने आ। ऐसे बड़े पैमाने पर ये देश भर में कोशिश भी कर रही है। तो लेकिन बिहार में भी हुआ था, बिहार में भी ऑपोजिशन ने ये किया था, जगह जगह फोन करके सारे प्रवासी लोग आए। बंगाल इससे ज्यादा खतरनाक है ना, बीजेपी उस काम कर रही है, बिहार में फिर भी एक था, यहाँ बंगाल में डर है कि वोट देने के लिए आदमी वो भी तो प्रभावित कर रहा है ना। अब वोट देने के लिए आप बुला रहे हो तो चाहे, लेकिन बात है डर जो बैठाया जा रहा है। अब जो ममता बनर्जी जो प्राची बात कर रही थी, वो जिस लेवल पर चली गई है, बांग्ला भाषा खत्म हो जाएगी, बांग्ला खाना खत्म हो जाएगा, यही नहीं, अगर वोट नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, ये भी बोला जा रहा है। नहीं, इस बार जैसे अगर पिछले चुनाव से नैरेटिव में देखिए कि जनता के बीच में पिछली बार अंत में क्या हुआ था कि बीजेपी का मोमेंटम 2019 लोकसभा के बाद से काफी स्ट्रांग था, लेकिन हो क्या रहा था कि बिल्कुल ग्राउंड पे जो मैनेजमेंट होना चाहिए था उसमें बीजेपी लास्ट मोमेंट में चूक गई। इस बार आप देखेंगे तो प्रिपरेशन पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी कॉशियस है, लेकिन फर्क क्या है कि 2021 में जब आप जाके लोगों से पूछते थे तो परसेप्शन में लोग असर्टिवली कहते थे कि इस बार कुछ चेंज हो सकता है। अभी 2026 में बॉडी लैंग्वेज लोगों की क्या है कि अगर आप पूछे कि ममता बनर्जी, हिंदूज में ओवरवेमिंग मेजॉरिटी का सेंटिमेंट है कि उससे छुटकारा नहीं मिला तो डेमोग्राफिकली और इकोनॉमिकली हम लोग खत्म हो जाएंगे, ये हिंदू लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ एक राइडर है, लेकिन लगता है कि कुछ भी कर लो शायद यही आ जाएगी। हुआ यह है कि आपका रेफरेंस 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2021 के बाद जो वायलेंस हुआ, बीजेपी के स्थानीय लीडर केंद्रीय सुरक्षा लेके, सुरक्षा बलों का प्रोटेक्शन लेके अपने आप को सेफ किए और कार्यकर्ता पिटा। अब आप क्या कर रहे हैं, आईसीयू मोड में वहां पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 6 महीने पहले से, जबकि होना वो ओपीडी मोड में चाहिए था लॉन्ग टर्म में। अब स्थिति वहां पे ये है कि अगर आप पूछे नो टू ममता, आप मान के चलिए 90% प्लस हिंदू जो है नो टू ममता कह रहा है, लेकिन क्या नो टू ममता यस टू बीजेपी है? ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। उसमें ममता बनर्जी की तरफ से आप प्रिपरेशन देखिए, एक तो पॉलिसी रीच आउट है, अब हर जगह की महिलाएं कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, तो वहां की महिलाएं थोड़ा बहुत ज्यादा क्यों नहीं टीएमसी को देंगी अगर लक्की भंडार है। दूसरा देखिए, वहां पे एसटी पॉपुलेशन 7% है, वो कल्चरल बंगाली आउटसाइडर हिंदी मुस्लिम नैरेटिव में नहीं है, उसका है जो भी स्कीम दे रहा है उस पे ममता का ज्यादा है। एससी एसटी सीटें 84 हैं, टीएमसी ने 95 एससी एसटी को दिया है।
तो ये भी आप देखिए कि डिवाइडेड हिंदू, मतलब कि उसका एक हिस्सा टीएमसी के पास रहे। ममता की तैयारी अच्छी है। आपने कहा कि टीएमसी बीजेपी जो है अभी भी माहौल में, परसेप्शन में ये मैसेज नहीं दे पा रही कि हम आ रहे हैं, वो भरोसा नहीं दे पा रही। डर सबसे ज्यादा ये नहीं है कि बाहरी आओ, वो सब खत्म। डर ये है, हम लोग साउथ 24 परगना गए, उसके अलावा और भी उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल फोर्स लाएंगे, केंद्रीय सुरक्षा बल लाएंगे। टीएमसी 2 दिन पहले घर पे आके बोलेगा तुम्हें हमें वोट नहीं देना है, तुम छुट्टी मनाओ। ये केंद्रीय फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स, 5 दिन बाद चला जाएगा, उसके बाद तुम यहीं रहोगे। इसको बीजेपी का लीडर ही खत्म कर सकता है, जो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। देखिए ये शायद इसीलिए जो है कि लोगों में डर ना रहे, सेंट्रल फोर्सेस स्टे करेंगी ज्यादा चुनाव के बाद भी, बीच में हुआ ना। हाँ ना, लेकिन उसमें एक फर्क तो है ही कि जैसे अगर जिसको जो उस गांव में रहना है और वहां पे अगर आपको धमकी दे दिया गांव के लोगों ने, जो कि ज्यादा डोमिनेंट है या ज्यादा बहुतायत में है, तो वहां पे तो फिर वो डरेगा। लेकिन अगर पब्लिक मूड ठीक तरीके से कन्वर्ट हो गया और वो संख्या ज्यादा होने लगती है, तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता है कि टीएमसी के लोग कर रहे हैं। सरोज जी, जब तक जनता मन नहीं बनाती ये सब फैक्टर काम करते। बस 34 साल सीपीएम का राज रहा, इसी डर से रहा। ममता बनर्जी ने उसको खत्म किया कि नहीं? ठीक है, उनके पास कुछ था भी तय नहीं। कर लिया कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन उसमें 30% मुस्लिम का शिफ्ट था। सर एक बार थोड़ा और ठीक है। अलग क्षेत्रों को भी देख लेते हैं तो हमें और समझ बढ़ेगी हमारी, कहां बीजेपी स्ट्रांग है, कहां पर तृणमूल कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो एक बार जरा अलग अलग रीजन्स को देख ले। सबसे पहले साउथ बंगाल आ रहा है, जी हाँ, अच्छा नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें 54 सीटें हैं और इसमें 17 से 20 टीएमसी और 30 से 33 भारतीय जनता पार्टी, अन्य 2 से 5। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए फेवरेबल रहा है पहले भी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहां 3% वोट का भी अंतर है नॉर्थ बंगाल में। 43% वोट बीजेपी को मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 40% वोट। और सीटों में भी अगर आप देखिए तो 12-13 सीटें जो है ज्यादा बीजेपी ला सकती है टीएमसी से। ये जो रीजन है इसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, ये मनोज जी ने सर्वे में रखे हैं अपने उत्तर बंगाल के। उत्तर बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल सर्वे देखेंगे उसमें आपको टीएमसी थोड़ा अहेड दिख रही है। इसका मतलब बाकी क्षेत्रों के अंदर अच्छा कैचअप किया होगा ममता बनर्जी ने। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए पहले भी अच्छा ही रहा है मनोज जी। जी जी, और इस बार भी आप दिखा रहे हैं, और वहां भी रहा है। और वहां पे जितना हिंदू मुस्लिम होगा वहां संगठित रूप से देंगे और वहां पे बीजेपी ठीक ठाक करेगी। तो नॉर्थ बंगाल में नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला कि वहां उन जगहों पे जाइए, आप जितना रीजन दिखाना है दिखा लीजिए और जिस तरीके से आप समझना है समझने, लेकिन बंगालियों के अंदर एक डर को आपको समाप्त करना पड़ेगा, जो कलकत्ता के उन क्षेत्रों में बचे हुए हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में है और पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है। हमें वहां पे जाकर काम करना पड़ेगा और वो काम वहां से कम भारतीय जनता पार्टी को उन 105 सीटों में से कम 50 सीटें जीत कर। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आप सब ने कहा कि डर है पश्चिम बंगाल में, जो लोग परिवर्तन चाहते भी हैं उनको भी डर है, वो इस डर के मारे बोलते भी नहीं खुलकर। लेकिन जो डरा हुआ है वो डर के मारे वोट देने नहीं जाएगा, ये तो मैं समझ सकता हूं। वो डर के मारे टीएमसी को वोट दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, यही होता है ना, यही होता है। नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं देगा। तो फिर अगर वो वोट देने नहीं जाएगा उसका भी नुकसान टीएमसी को ही होगा। टीएमसी को नहीं होगा, वो अगर भारतीय वोट देने जाएगा ये डर उसके मन से निकल जाएगा कि वोट देने जा रहे हैं, जो भी हो तो वोट जिसको देना है उसी को देगा। ठीक है, वो चाहे टीएमसी का वोटर हो चाहे बीजेपी का वोटर हो, बीजेपी का है तो बीजेपी को वोट देगा। डर से वो वोट देने नहीं जा सकता है, यस, डर का ये असर हो सकता है। लेकिन अगर जाएगा, निकलेगा, तो निकल रहा है तो वो अपनी जान पर खेल कर निकल रहा है। सर मैं वही समझना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए डर को ही सबसे बड़ा फैक्टर मान लें और वो बीजेपी का वोटर है जो डरा हुआ है, मान लीजिए, बट वो पहले ममता का वोटर था ना, तो वो नहीं जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं बीजेपी को नुकसान क्या है? टीएमसी का वोट जाता वो नहीं जाएगा उसको। नहीं तो बीजेपी का अपना वोट कौन सा है, उसी वोट्स को शिफ्ट कराएंगे तभी ना आपको बीजेपी के पास वोट आएगा। हम वो नहीं करा पा रहे। पिछली बार जितना 37% वोट बीजेपी को आया ना, 100% वो 37% डर के बावजूद भी गया। नहीं, उस समय वो डर नहीं था जितना अभी डर है, आपको ये भी बता देना। उतने नहीं, वो हंगामे हुए थे, लेकिन इस बार समय ज्यादा डर था जो आज नहीं। जो इलेक्शन के बाद वहां पे हंगामा हुआ ना, इसके बाद लोगों ने ज्यादा डर बना। जो गांव ग्रामीण एरिया था उनका कहना था कि ये सारे लोग तो चले गए वापस, हम फिर आकर यहीं फंस गए। आप जिसको कोई डिस्कशन सुन रहा होगा, भैया कितनी गजब बात हो रही है भारत में, हम एक वोट डालने जा स्टेट में ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा डर है। नहीं, आप एक फर्क देखिए, कोई भी पत्रकार जाए या मनोज जी जाए, कोई भी जाए, आप बाकी राज्यों में
कहीं भी 10 लोगों को देखें, आप जाके सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या माहौल है, और सब लोग अपनी अपनी माहौल दे। बंगाल में जैसे ही आप ग्रुप में ये चीज पूछेंगे, वहां साइलेंस हो जाएगा, पूरी तरह से कोई वहां बताएगा नहीं। वहां अकेले आपको पकड़ के कान में धीरे से पूछना होगा, और वो भी इशारों में बताएगा। बाप रे। कारण यह है कि जो आपका पॉलिटिकल राइवल है वो आपका एनिमी है, अगर उसने कुछ बोला शाम को उसके घर पे अटैक होगा। और ये कल्चर सीपीएम के जमाने से है, टीएमसी ने उसको इम्बाइब करके और क्रूड कर दिया है। तो उस मामले में बंगाल जो है एक्सेप्शनल है। एक इसी जमाने रीजन में में जो मालदा पश्चिम उत्तर प्रदेश में था और बिहार में था कि गांव खाली कर दो, जो अभी कह रहे थे ना कि भाई तुम चले जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया, उस तरह से उसको इसीलिए यदि अमित शाह जी या प्राइम मिनिस्टर लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं उसके यदि कॉन्फिडेंस बनता है कि गांव छोड़ के नहीं जाना है, रहना है, जाकर के तुम वोट डाल दोगे तो उसके बाद सरकार आ रही है, ये एक विश्वास जो पैदा किया जा रहा है उसी का फायदा मिल सकता है। वो जब लोग खड़े होते हैं, और देखिए पहले ऐसी इतिहास नहीं थी, पहले इतनी आर्मी नहीं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उस समय मैंने चौधरी साहब के ज़माने में ऐसा भी हुआ कि गांव दलित बस्तियां खाली हो जाती थी, तेरा वोट पड़ गया, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको। ऐसी स्थिति बिहार में भी थी, मुजफ्फरपुर उस इलाके में, गया में, कहते हैं भूमिहार है या दूसरी जाति का है तो वो कहता है बाहर चले जाओ तुम्हें हो जाएगा। आज बंगाल में जिस सुरक्षा का उतना इंतजाम तब नहीं होता था, चाहे कांग्रेस सरकार हो किसी सरकार हो। आज ज़्यादा सुरक्षा यदि हो गई और लोगों को ठीक से वोट डाल पाए तो फिर यदि डर दूर हो गया तो अभी 20 दिन आपके बाकी हैं। एक जब तरह से लोग खड़े हो जाते हैं तो वो डर दूर हो। 2007 में वेस्टर्न यूपी में एक दलित वोटर गया, उसको मार दिया जान से। उसकी माँ अपने दूसरे बेटे को लेकर गई कि इसको भी मार दो, देखे वोट तो देगा ये। बदल गया सब। अच्छा मुझे प्रदीप जी, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये सर्वे करते हैं, इनके पास टीम है सब जगह, जो दर्जनों लोग निकाले होंगे, आप कैसे पढ़ते हैं चुनाव? ये चुनाव अगर आप पढ़ रहे हैं कि बीजेपी आ रही है तो कैसे? हम पढ़ रहे हैं पिछली बार क्या स्थिति थी, किस तरह का परसेप्शन था, क्या माहौल था, किस पार्टी की क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरह का नैरेटिव बना रही थी, और इस बार क्या हो रहा है। पिछली बार आप देखिए बीजेपी के पास कोई स्टेट लीडर नहीं था, इस बार शुभेंदु अधिकारी के रूप में है, जो 5 साल लीडर अपोजिशन के रूप में काम कर चुका है, जो ममता बनर्जी की ही पार्टी से निकला, ये ठीक है, लेकिन इसके बावजूद पिछली बार सवाल उठता था कि कौन है लीडर आपका स्टेट में, बीजेपी के पास जवाब नहीं था। तो बीजेपी प्रधानमंत्री का नाम आगे करती थी, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ममता बनाम प्रधानमंत्री हो जाता था। प्रधानमंत्री को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, ये लोग जानते हैं। तो लोग अपना लोकल लीडर चाहते हैं। ये पिछले 20-25 सालों में देश की राजनीति में बदलाव आया है, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो। वो जानना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा अगर इस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। इस बार इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास है। और शुभेंदु में कॉन्फिडेंस है लोगों को? आप कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जगह से पिछली बार ममता ने चैलेंज किया नंदीग्राम जाकर, इस बार शुभेंदु ने रघुनाथ, चैलेंज आपको किया लगता है कि लोगों के मन में जब ममता बनाम शुभेंदु पिक्चर बनेगी तो वो भरोसा करेंगे शुभेंदु पर? निश्चित। देखिए, एक फैक्टर नहीं, केवल शुभेंदु नहीं, उनके पीछे प्रधानमंत्री है, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसका कैडर है। तो ऐसा नहीं कि शुभेंदु कोई अकेले हैं। तो इसलिए कुल मिला आप देखिए, उतनी विपरीत परिस्थितियों में 21 में जो है 38% लोगों ने जाके बीजेपी को वोट दिया जी। इस बार क्या 5-7% और ज्यादा चाहिए। सौरभ जी, ठीक है सर, एक रीजन और दिखा दो मनोज जी, फिर आ रहा हूं जी। तो अभी हमने नॉर्थ बंगाल का आपको सर्वे दिखाया था। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी टीएमसी के ऊपर। अब अगला क्षेत्र है वर्धमान और बीरभूम का, यहां 57 सीटें हैं और 37 से 40 टीएमसी, केवल 17 से 20 भारतीय जनता पार्टी। देखिए कितना मेकअप किया यहां पर गैप को टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के बाद। वर्धमान और बीरभूम की 57 में से 40 सीट तक तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, अन्य 1 से 3 सीटें। ये वर्धमान और बीरभूम का जो है वो सर्वे आपके सामने हम रख रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा वोट टीएमसी की ओर जा रहा है। कौन कौन से जिले अगर आप बता दें इसमें इस रीजन में आ रहे हैं? आप इसमें आ रहा पुरुलिया आ रहा, बांकुड़ा आ रहा, पूर्वी वर्धमान आ रहा है, पश्चिमी वर्धमान आ रहा है, एवं बीरभूम आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्टें आ रही हैं इन एरिया में। दुर्गापुर, आसनसोल सब इसी में आ रहा होगा। इसी में हाँ, पश्चिमी वर्धमान में। तो यहां इतना स्कोर ममता कैसे कर रही हैं? ये वही है मुस्लिम एरिया, अच्छा, और जहां से वो कर गए। दूसरी बात एक समझाना चाह रहा था प्रदीप भैया, जो बोल रहे थे कि लोगों में विश्वास होना चाहिए था। बिहार में किशनगंज एक पार्लियामेंट होता था जहां पे एक व्यक्ति बस अनाउंस कर देता था और पूरी जीत उस पार्टी की हो जाती थी, या उसके कहने पे वहां पर पोल होता था। राव थे जब इलेक्शन कमीशन थे और वहां पे SIR उन्होंने किया था
पूरे बिहार में पूरी सरकार वहां की चली गई थी, और किशनगंज उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम जीत कर आए। जो चाहती है बीजेपी या दूसरी पार्टियां वो जीत कर आती हैं चुनाव में। तो इस तरह के बदलाव होते हैं। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 52 सीटों पे जिस तरीके से एसआईआर में वोट कटा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टीएमसी कहीं कटे होंगे, लेकिन यदि वो वोट कटा है और जो मार्जिन है जीतने का उससे ज्यादा का वोट कटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो रूलिंग पार्टी पे ही इफेक्ट डालता है। इस सारे फैक्टर्स पर हमने बात की, जब मुसलमानों पर बात कर रहे हैं तो वैसी फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक डिस्ट्रिक्ट के बाद से ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां के जो मुसलमान है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उनको पता है कि अभी हम वोट बर्बाद करेंगे। जो अभी आलोक जी बता रहे थे कि लोगों का कहना कि भाई तुम नहीं आओगे वोट देने तो तुम्हारा जमीन छीन लिया जाएगा, वहां पे रहने वाले लोगों को बता कि बीजेपी आएगी तो तुमको बांग्लादेशी बना देगी और तुमको यहां से वापस कर देगी। और मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि जो बार बार बांग्लादेशी की बात कही जा रही है, वो जो अभी एसआईआर में नाम कटे और जो लोग नहीं आ रहे अपना प्रेजेंट करने, वो देश के अलग कोने में छिपे हुए पड़े हुए हैं। और जो बार बार कहा जा रहा बीजेपी कि आप क्यों नहीं बांग्लादेशी को निकाला, अब बांग्लादेशी निकाले जाएंगे और ये पकड़े सब जाएंगे। जो 68 लाख लोगों का पता नहीं चल रहा, उनको पता लगाया जाएगा। मुस्लिम वोट नहीं बट रहा है, नहीं, मुस्लिम वोट एकदम नहीं बट रहा है। तो नहीं बटेगा तो टीएमसी को तो फिर नुकसान भी नहीं। वहां पे तो कहां मैं दिखा रहा हूं कि टीएमसी को नुकसान हो रहा है। उस एरिया में तो मैं अभी भी दिखा रहा हूं कि टीएमसी कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रही है। आपको लगता है कोई मुस्लिम वोट के डिवीजन की गुंजाइश है इस केस में? अगर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पहले देख रहे हैं तो बीरभूम में जैसे अनुव्रत मंडल का काम बहुत ज़्यादा था सौरभ, उसके चलते टीएमसी का गढ़ उन्होंने उसको बनाया। वर्धमान के बारे में अगर कहें तो इंडस्ट्रियल पॉकेट जो है वहाँ पर बीजेपी अच्छा लड़ेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में टीएमसी अभी भी मजबूत है। और इस पूरे एरिया को पहले कहा जाता था कि रेड कॉरिडोर ऑफ बंगाल, मतलब वामपंथ का गढ़ था, वहाँ से टीएमसी पे कन्वर्ट हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट के बंटवारे के हिसाब से देखें तो कुछ पॉकेट्स जैसे हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में होना ही होना है, वहाँ पे उसमें कोई डाउट मत मानिए। मालदा की कुछ सीटों पे होने हैं जहाँ पे बंटवारा होगा। जैसे कांग्रेस 4 से 5 सीटें भले ही जीते, लेकिन 12-15 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हार और जीत को तय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, बल्कि कई सीटों पे वो बटा हुआ नजर आएगा। हाँ, बहुतायत जो है वो टीएमसी के पक्ष में जाएगा। बीजेपी भी बखूबी इस बात का ध्यान रख रही है कि कोई भी ऐसी बात ना कहा जाए जहां पर मुस्लिम एग्रेसिवली सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करें। वो ये चाह रहे हैं कि कंस्टिट्यूंसी दर कंस्टिट्यूंसी अलग अलग थोड़ा पैटर्न रहे और उसके हिसाब से उनकी संभावनाएं ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो अभी तक नजर आ रहा है कि मुस्लिम वोटों में कुछ बिखराव तो होगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब मैं जरा सबसे बड़े क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी, याद रखिए, अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग अभी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का चाहे एक आधी गाना हो तो अधीर रंजन चौधरी मुस्लिम इलाके में जीत सर उसी इलाके का दिखा देता हूं सर्वे। मुर्शिदाबाद की आप बात कर रहे हैं, साउथ बंगाल सबसे बड़ा रीजन जो है पश्चिम बंगाल का, यही यहां से ही सब कुछ जो है वो तय होगा कि बीजेपी आ रही है या टीएमसी रिपीट हो रही है। 183 सीटें इस क्षेत्र के अंदर दी हैं और यहां देखिए इन 183 में से टीएमसी का स्कोर 95 से 100 हो सकता है, बीजेपी 75 से 80, अन्य 4 से 8। कौन कौन सी जगह हैं इस साउथ बंगाल की इन 183 सीटों में? मुर्शिदाबाद, जहां अभी आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे थे, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता मतलब ममता बनर्जी को जहां से बहुत अच्छी बढ़त मिलती है, हावड़ा वहीं का हो गया, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम, ये जिले हैं और इनमें तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा स्कोर करती हुई दिखाई दे रही है और यहीं से तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें भी होंगी अपनी सत्ता बचाने की। 95 से 100 सीटें टीएमसी और बीजेपी को 75 से 80 सीटें, अन्य को 4 से 8 सीटें। तो अन्य बहुत ज्यादा मैटर कर नहीं रहे यहां पर। वोट शेयर अगर आप देखें तो यहां बड़ा गैप टीएमसी बनाने में कामयाब होती दिख रही है। टीएमसी 44% और बीजेपी 37%। मैं इस पूरे साउथ बंगाल के क्षेत्र का आपको बता रहा हूं, तो ये 7% वोट का अंतर है। 7% वोट का अंतर बहुत होता है जी। मैं इसके पहले वही चीज को कह रहा था कि यही उनका सबसे बड़ा बेस है और यहां से वो ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल के आएगी। और यहां पे यदि बीजेपी इस जो मेरे अभी ओपिनियन पेल में है कि 75 से 80 सीटें वहां से लेकर आएगी, यदि यहां पे वो बीजेपी सुधार करती है तो मेरा मानना है कि बीजेपी की सत्ता वहां पे बनेगी। बीजेपी को आना है तो ये साउथ बंगाल में बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा उसको। और वहां पे पूरी तरह से ऐसा नहीं कि उसके वोटर नहीं है, आपको निकाल कर लेकर आना है। उन एरिया में जहां पे मुस्लिम भी ज्यादा है लेकिन हिंदू ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से गायब है। यदि 30% तक भी की सीट है मुस्लिमों का, 30% वोट परसेंटेज है, तो ऐसे स्थिति में हमको देखकर करना पड़ेगा। 6 मिनट बचे हैं, अब बता दीजिए कौन जीत रहा है बंगाल? नहीं, बंगाल में मैंने बोला कि वो फर्स्ट फेज का आप चुनाव देखने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको डिसाइड करेंगे और आप बुलाइएगा तो मैं उस पर थोड़ा सा। अरे प्रदीप जी आप बताइए, आप केरल में आपने कहा 3% वोट गैप जो है डिसाइसिव है, बिल्कुल लगा अभी तक का रिकॉर्ड ये कह रहा है। ठीक, तो बंगाल में 2% वोट गैप,
बंगाल में Decisive है कि नहीं? नहीं, इसलिए कि बंगाल में जो 2% का वोट गैप दिख रहा है उसमें कई फैक्टर्स हैं। एक डर का फैक्टर है, दूसरा कैंपेन का, अभी प्रधानमंत्री की कैंपेन शुरू नहीं हुई, दूसरा जो दोनों पार्टियों के में डिफरेंस है इश्यूज को लेकर, परसेप्शन को लेकर, वो सब मुद्दे जो है, ये 2% के गैप को पाट कर बीजेपी आगे जा सकती है। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है पश्चिम बंगाल। अरुण जी, आपका ये गैप क्लोज करके बीजेपी उधर जाएगी या ममता बनर्जी गैप को और बड़ा करेंगे अपने लिए? नहीं, बीजेपी आगे जा सकती है आगे यदि जा ठीक ढंग से यदि आगे चले। अब ममता यदि सिंपैथी वोट लेके पहले टांग तुड़वा लिया था, मतलब जो भी ड्रामा किया था, इसी तरह इस बार यदि कोई और कर ले, सिर फोड़ ले। अब देखिए, वो शी इज एक्सपर्ट इन दिस, जो शायद मनोज जी ने भी बोला था, इसलिए उसके कुछ खतरे हैं। ममता जी भी कोई बड़ा गिमिक कर सकती हैं। वो आगे देखिए, अब वो डू और डाई, इस बार यदि चुनाव से बाहर हो गई तो फिर बंगाल में उनका आना इस तरह का विकल्प के रूप में बहुत कठिन होगा, क्योंकि तब बीजेपी अपना पूरा वहां ग्रिप, इसलिए बीजेपी के लिए भी इस बार सबसे बड़ा मौका है। आपकी फाइनली आपकी सेंस क्या कह रही है? मेरी कहने की ये कैंपेन जो यदि मोदी और शाह भी जो करेंगे उससे बढ़ सकता है। जो अभी कमजोर जहां है, नीचे कुछ लोग और जैसे वहां चाहिए ना वोट डालने के लिए, वो यदि निकल के आ गए। सर, बिना यदि के जवाब दीजिए। आज बिना यदि वाला जवाब। बिना यदि भविष्यवाणी करने को कह रहे हैं। आप देखिए, मैं उसमें गणित सट्टा बाजार में मैं खेलता नहीं हूँ कभी, अभी तक मैं आता नहीं शेयर बाजार, इसलिए ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि हाँ, एक कोशिश तो करना चाहिए आखिरी मिनट तक। ये लड़ाई उस तरह की है। सज्जन, इतनी क्लोज फाइट है? नहीं, देखिए, बीजेपी अपवर्ड मोमेंटम में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहाँ पे ग्राउंड में क्या है कि जैसे ही आप टॉप लीडरशिप की देखिए, सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की, स्टेट लीडरशिप काफ़ी इस बार दिलीप घोष भी हैं, उसी के समीक भट्टाचार्य हैं, ये मजुमदार हैं, शांतनु ठाकुर हैं, शुभेंदु हैं, सब हैं एक साथ। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, आपको वहाँ पे डिजर्शन दिखता है, फैक्शन। अब वहाँ पे केमिस्ट्री क्यों बीजेपी की नहीं बन पाती है? लीडरशिप ज़्यादातर टीएमसी बैकग्राउंड के हैं और वोटर 90% सीपीएम बैकग्राउंड का है बीजेपी। तो ऐसे में केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, जो है वो सेंट्रल लीडरशिप और उनकी तैयारी पे है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ममता का ठीक ठाक लॉस होगा, लेकिन ममता हार जाएंगी और बीजेपी जीत जाएगी, ये बहुत बड़ी अभी नहीं लग रहा आपको ऐसा? मुझे नहीं लग रहा। देवेंद्र, निश्चित तौर पे अभी तक की स्थिति वैसी नजर आ रही है कि ममता का नुकसान हो रहा है, बीजेपी ऊपर जा रही है, लेकिन वो गैप किस प्रकार का रहेगा, क्या बीजेपी एकदम ऊपर चली जाएगी, और वो सारी चीजें मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि एक तो एसआईआर और दूसरा डर, इन दोनों के बारे में तो आकलन किया ही नहीं जा सकता। प्रदीप जी, आप माइनॉरिटी में हैं, अब मेरा और प्राची का वोट मिल जाए तो बात अलग है आपको, लेकिन नहीं, मिले ना मिले, हम अपनी बात से नहीं हटने वाले। 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। वाह, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, क्योंकि जितने फैक्टर्स हम देख रहे हैं, 21 से तुलना कर रहे हैं 26 की, और जो पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखिए, बीजेपी जितनी तैयार है इस बार, चाहे संगठन की बात हो, परसेप्शन की बात हो, इश्यूज की बात हो, या फिर जो बोगस वोटर्स का खेल ममता बनर्जी करती थी उसको डिफीट करने का। सज्जन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते ही साफ है बीजेपी लीडरशिप। देखिए, ये सब बातें, ये जो है सेमिनार में बोलने वाली बातें ठीक है, नहीं, ये डिस्कशन के लिए ठीक ये है। एक्चुअल है। चुनाव में ये नहीं होता है। चुनाव, भाई, जनता पार्टी ही नहीं बनी थी, सरकार बन गई। 30% तो इसलिए जो है ये एजीपी की सरकार, सारे हॉस्टल में थे, हॉस्टल से निकलकर शपथ ग्रहण में गए, कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं। उसके लिए सत्ता बदलनी है, ये इतना प्रबल विचार होना चाहिए लोगों। वही हम कह रहे हैं कि लोगों ने मन बना लिया है कि जो होना है हो जाए, इस बार बदलना है। फिर तो मैटर ही नहीं करता है कि लीडरशिप है कि नहीं है, फिर तो वोट, बिल्कुल, ममता के खिलाफ वोट देना है तो देना है और ममता के खिलाफ वोट पड़ेगा। देखिए, ये ममता बनर्जी का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका आचरण, ये सब बता रहे हैं। नहीं, एक बात जो बीजेपी लेकर जा रही है बार बार कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, या ममता अगर आ गई इस बार तो हिंदू बिल्कुल रहने लायक नहीं बचेगा बंगाल में, क्या ये सेंटिमेंट हिट कर रहा है लोगों को? अगर जो बांग्लादेश में नहीं हुआ वो नहीं हुआ होता, अरे जो हुआ नहीं हुआ होता, तो शायद उतना हिट न करता, लेकिन बांग्लादेश देखा है, बगल में ही तो है, और उसके अलावा विभाजन का दौर देखा है बंगाल के लोगों ने, 16 अगस्त 1946 देखा है। तो उसके बाद ये सेंटिमेंट, अब सवाल केवल इतना है कितना असर करेगा। डेमोग्राफी बदल रही है, ये हर हिंदू को समझ में आ रहा है और उसका असर हो रहा है, लेकिन
फिर कह रहा हूं कि बात यह है कि कितना असर हो रहा है, कितने लोग ये विचार करके वोट देने जाएंगे, ये सवाल है। सर 4 मई का सट्टा ही खेल लीजिए ना। देखिए कांग्रेस इस पे बड़ा, हम लोग को पार्लियामेंट के समय यही आरोप लगाए थे कि भाई आप लोग ने सट्टा खेला बीजेपी को लाकर, तो बंगाल पे हम लोग थोड़ा सुरक्षित रहे। फिर और यार सट्टा खेलने को कह के जेल भिजवाना चाह रहे हैं। चलिए इसको ऐसे कह लीजिए, सट्टा खेलना होता तो किस पे खेलते? मैं कमिटेड जवाब चाह रहा था मनोज जी से, लेकिन मनोज जी अभी वो बता रहे हैं कि टीएमसी आगे है, संभावना लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने की नहीं है, ऐसा भी सर्वे नहीं कह रहा है। तो पहले फेज के बाद पोल तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपसे तो बात कर ही सकते हैं जी, उस वक्त आपका असेसमेंट क्या कह रहा हाँ, होगा? मैं बताऊंगा कि क्या पोल का नेचर है, उस नेचर से तो आप ठीक।